Morning students, today we will start first term syllabus of geography and chapter 2. The name of the chapter is Land and Soil Resources. We all know about the natural resources, the resources which we get from nature and cannot be modified by human beings are known as natural resources. And land, air, water, sunlight, soil, minerals, natural vegetation, and wildlife are all natural resources. Since early days, man has been using natural resources for his survival and development. Trees have been felled to provide wood, clothes, paper, medicines, etc. Blowing wind, sunlight, running water, etc., have been used to extract energy from them. In this chapter, we will read in detail about some of these natural resources, and they are land and soil resources. We will start from the topic land. The ground below your feet is land. जो हमारे पैरों के नीचे ग्राउंड है उसे हम क्या बोलते हैं? लैंड. द ग्राउंड इन विच प्लांट्स हैव देयर रूट्स इज लैंड टू. वो ग्राउंड जिसमें प्लांट्स की रूट्स होती हैं उसे भी हम क्या कह सकते हैं? लैंड. द प्लेस इन विच यू मेक योर हाउस ग्रो क्रॉप्स इज अगेन द लैंड. ऐसी जगह जहाँ पर हम अपना घर बनाते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसे भी क्या कहते हैं हम? लैंड. Lead is a very important natural resource. It supports all living organisms including plants. जो ये लैंड है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि ये हर तरीके से हमें हेल्प करती है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वेदर दे आर प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, नीड लैंड फॉर देयर सर्वाइवल. However, the earth has a limited supply of land. फिर भी जो हमारी अर्थ है उसमें लैंड कैसी है? वो लिमिटेड है. Humans live on land and fulfill most of their needs by products obtained from land. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लैंड पर रहते हैं और उनकी जो मैक्सिमम नीड्स हैं वो कैसे पूरी होती हैं? लैंड से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको, लाइक क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जो उनको ट्रीज से मिलती हैं चीज़ें, उनसे जो भी चीज़ें हैं वो उनसे अपनी नीड्स को पूरा करते हैं. इट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट 95% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. जो ये लैंड रिसोर्स है हमारा, ये हमारी 95% जो रिक्वायरमेंट है वो किससे पूरी होती है? फूड, क्लोथिंग और शेल्टर से. हाउएवर, only 30%, you can see here, only 30% of the total surface area is covered by land. जो हमारी अर्थ का टोटल सरफेस एरिया है उसका केवल 30% एरिया जो है क्या? वो लैंड से कवर्ड है. तो जो अवेलेबिलिटी है ह्यूमन यूज़ की बहुत कम हो गई, बहुत लिमिटेड हो गई. And of this total land surface, only a small percentage of this land is usable by people, so it becomes a resource. और इस land surface का जो ये 30% एरिया है, इस रिसोर्स का कुछ ही परसेंट जो है ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं, जिसके कारण एक रिसोर्स बन जाता है. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था रिसोर्स क्या होता है. जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं उसको जब हम अपनी यूजेस को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? रिसोर्स. इट मीन्स ह्यूमन बीइंग की नीड्स को पूरा करने के लिए जब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, उसको कन्वर्जन किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? रिसोर्स. तो इसी तरीके से ये लैंड क्या बन जाती है? लैंड रिसोर्स. We all know that maximum population in India depends on agriculture, and agriculture depends on totally on land. तो जो हमारे लैंड रिसोर्स है ये हमारे देश के लोगों के लिए और वर्ल्ड के लोगों के लिए भी एग्रीकल्चर ही मेन उनका काम है. तो जो मेन लैंड रिसोर्स उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है. लैंड रिसोर्स का जो बहुत पार्ट है, जो मैक्सिमम एरिया है जो मैंने आपको बताया,
95% जो है हमारी रिक्वायरमेंट का फूड, क्लोथिंग और शेल्टर से पूरा होता है। और हमारा जो टोटल एरिया है लैंड का वो है 30%। 90% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहती है? 30% लैंड एरिया में। द रेस्ट ऑफ द लैंड इज़ नाइदर वेरी थिनली पॉपुलेटेड और इनहैबिटेड। जो बाकी की जो लैंड है हमारी उसमें बहुत कम पॉपुलेशन रहती है या फिर वहाँ पर रहती ही नहीं है। लाइक डेज़र्ट में जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम मिलती हैं, वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है, प्लांटेशन भी कम होता है, एग्रीकल्चर भी कम होता है। इसके कारण वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम रहती है। इसी तरह से माउंटेन्स में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड नहीं हो पाती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ईज़िली अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इन एरियाज़ में लाइक डेजर्ट, माउंटेन्स और जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, लद्दाख जैसे एरिया, वहाँ पर भी जो ये हमारी लैंड है वो थिनली पॉपुलेटेड होती है, वहाँ पर पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाती है। दिस इज़ ड्यू टू द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस और इनहॉस्पिटेबल रिलीफ फीचर्स इन दिस एरियाज़। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर पॉपुलेशन कम क्यों रहती है? क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं बहुत ही हार्श होती हैं, लोगों के रहने के अकॉर्डिंग नहीं रहती हैं। वहाँ पर उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाता है, जो टेम्परेचर है वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं सही होती हैं, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मिल पाती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी are not easily available in these areas. That's why they are thinly populated. Now, land use. The term land use denotes the different uses that land is put to, such as cultivation of crops, grazing of animals, mining, constructing roads, houses and other buildings and setting up of industries. जो हमारी लैंड है सबसे पहला यूज़ क्या है? फॉरेस्ट। जो यहाँ पर जो ट्रीज़ ग्रो करते हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं? लैंड में। और उसी से हमें तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। जो भी हमें ट्री से चीज़ें मिलती हैं वो जैसे वुड, पेपर, मेडिसिन्स, क्लोथ्स, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? ट्री से। तो फर्स्टली यूज़ क्या है इसका? फॉरेस्ट। सेकेंड इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज़ द मेन प्रोफेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. That's why it is the most important use of land. Maximum people are involved in agriculture. That's why most of the population depends on agriculture as well as land. Third is ग्रासलैंड. हमने सुना है अपना ग्रासलैंड, कई लोग जो एनिमल्स हैं वो ग्रासलैंड पर ही सरवाइव करते हैं, ग्रासलैंड पर ही निर्भर रहते हैं. तो लैंड का जो थर्ड यूज़ है वो क्या है? ग्रासलैंड. ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स. ग्रासलैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स. अब देखिए, लैंड यूज़ इज़ इन माइनिंग ऑल्सो. जो माइनिंग है वो भी लैंड के बिना पॉसिबल ही नहीं है. रोड्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है, वो भी अगर लैंड नहीं होगी तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी. जो हम हाउसेस बनाते हैं वो भी कहाँ बनाते हैं? लैंड पर बनाते हैं. बिल्डिंग्स बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं बड़ी बड़ी, वो कहाँ पर बनती हैं? लैंड पर. तो अगर लैंड नहीं होगी तो ये वाले जो चीज़ें हैं ये भी नहीं हो पाएगी. इसीलिए लैंड जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अब इस मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं, जो ये हमें फर्स्ट दिखाया हुआ है, फॉरेस्ट एरियाज़, फ्यू एरियाज़ ऑफ हंटिंग, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर इन द ट्रॉपिक. जो ये ट्रॉपिक्स में दिखाया है फॉरेस्ट एरियाज़ कौन से हैं, ये हमें रेड रेड डॉट्स दिखाए हुए हैं. ये एशिया और अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में हमें दिखाए हुए हैं. ये देखिए, ये यहाँ पर दिखाए हुए हैं. जो यहाँ पर आपने बाउंड्री बनानी है और इस एरिया को कोई सिंबल देकर, यही डॉट वाला सिंबल भी दे सकते हैं, यहाँ पर दिखाना है इन एरियाज़ में फॉरेस्ट हैं, हंटिंग होती है, फिशिंग होती है और एग्रीकल्चर होती है. ये मैप आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं. जो ये ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, डेजर्ट एंड वेस्टलैंड्स. डेजर्ट मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराए थे. ये जो अफ्रीका में है, ये अपर पार्ट में अफ्रीका और सऊदी अरेबिया, इन दोनों में हम डेजर्ट के 2 एरियाज़ फिल कर सकते हैं. इधर ऑस्ट्रेलिया में भी ये ग्रीन कलर से दिखाए हुए हैं, ये भी हमारा क्या है? डेजर्ट. थर्ड इज़ एनिमल फार्मिंग ऑन रेंचेस. जो रेंचेस पर रहते हैं एनिमल, ये हमें इस कलर से दिखाया हुआ है, डार्क ग्रीन से, एक मेहंदी कलर जैसा है. ये यहाँ पर अफ्रीका के
साउदर्न पार्ट में है और इधर ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम पार्ट को कवर करता है। ये हम 2 एरियाज़ यहाँ पर फिल कर सकते हैं। रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड क्रॉप फार्मिंग, ये लाइट ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। ये जो हमारा इंडिया है ये पूरा, ये इससे कवर है। यहाँ पर एनिमल्स को रियर किया जाता है, पाला जाता है और क्रॉप ग्रो की जाती है। इंडिया में दिखा सकते हैं। सेकेंडली यहाँ यूरोप के कुछ पार्ट में दिखा सकते हैं जहाँ पर आपने फॉरेस्ट एरियाज दिखाए हैं बिल्कुल उसके नीचे। लास्ट इज फिशिंग, इसे पर्पल कलर से दिखाया हुआ है। ये अफ्रीका की जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ थोड़ा सा एरिया कवर है और साथ ही साथ यहाँ जो ये इस साइड का एरिया है ईस्टर्न साइड का, इसमें हम ये दिखा सकते हैं। तो आपने ये मैप फिल करना है अपनी बुक की हेल्प से और नोटबुक में पेस्ट करना है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज़, हमारे लैंड यूज़ पर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ लैंड पुट टू अ पर्टिकुलर यूज़ वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, जो हम लैंड यूज़ करते हैं वो एक रीज़न से दूसरे रीज़न में अलग अलग होती है। अब कई लोग कई जगह पर एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं, खेती ज़्यादा करते हैं, कई जगह पर माइनिंग का काम ज़्यादा होता है। तो लैंड का जो यूज़ है वो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग है। The utilization of land depends upon various factors, both physical and human. These are the factors. First is population growth. Second is physical factors. Third, crop combination. Fourth, occurrence of mineral deposits. Fifth, technology. Firstly, we will discuss physical factors. The physical factors of a region such as relief features like soil, climate, natural vegetation, availability of water and minerals are important in deciding the land use of the region. अगर कहीं की किसी एरिया की सॉइल अच्छी है तो वहाँ पर ऑब्वियसली क्रॉप्स भी अच्छी होंगी, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा। क्लाइमेट अगर एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग है, वहाँ पर प्लांटेशन ज़्यादा अच्छी है, वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो वहाँ पर लैंड की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा। मिनरल्स भी जो हैं वो किसी एरिया को डिसाइड करते हैं, किसी एरिया में लैंड के यूज़ को, कि मिनरल्स की क्वांटिटी क्या है। तो ये जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं ये लैंड यूज़ को अफेक्ट करते हैं। द रिवर प्लेन्स विच आर मेड अप ऑफ रिच एलुवियल डिपॉजिट्स आर वेरी फर्टाइल। जो रिवर प्लेन्स होते हैं जहाँ पर एलुवियल जो अपने साथ वो रिवर्स हैं वो अपने साथ बहा कर लेकर आती हैं एलुवियम, तो वहाँ पर वो एलुवियल जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वहाँ की लैंड कैसे बन जाती है, फर्टाइल। दे आर दस यूज्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, तो वहाँ पर क्रॉप्स बहुत ज़्यादा कल्टिवेट की जाती हैं। द गंगा प्लेन इन इंडिया एंड द ह्वेंगहो बेसिन इन चाइना आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं गंगेटिक प्लेन एंड ह्वेंगहो बेसिन इन चाइना। इंडिया में क्या है, गंगा प्लेन, और चाइना में क्या है, ह्वेंगहो बेसिन। द हाई माउंटेन स्लोप्स में नॉट बी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पर एग्रीकल्चर इजीली नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों को काट कर लैंड हमें प्लेन करनी पड़ती है और उसके बाद एग्रीकल्चर होता है, तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है। तो जिसके कारण जो माउंटेनियस एरिया है वो सुटेबल लैंड एग्रीकल्चर के लिए नहीं होता है। बट देयर थिक फॉरेस्ट कवर एंड सीनिक ब्यूटी इज़ अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। लेकिन पहाड़ों पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ की ब्यूटी को देखने के लिए जाते हैं। दैट्स वाई माउंटेन्स आर अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। The example of this, the alpine meadows provide excellent, for example शिमला हम ले सकते हैं। Now the alpine meadows provide excellent grazing ground for sheep। अभी मैंने आपको यूज़ बताया था कि ग्रेजिंग में भी ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो ग्रेजिंग के काम आते हैं एनिमल्स के, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है alpine meadows। Now plateau region, the plateau region of the world like the African plateau or the Deccan plateau in India are storehouses of minerals। मिनरल्स के लिए जो सबसे ज़्यादा सुटेबल माने जाते हैं एरियाज़ वो कौन से हैं इंडिया में, अफ्रीकन नहीं डेक्कन प्लेट्यू, और वर्ल्ड में अफ्रीकन प्लेट्यू। माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ आर मोस्ट कॉमन इन दीज एरियाज़। इन एरियाज़ में जो मेन वर्क है, प्रोफेशन है लोगों का, वो क्या है, माइनिंग। Now next factor is human and economic factors. Human means human being, economics means related to money. These are also important in determining
द टाइप ऑफ लैंड यूज़। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये भी लैंड यूज़ को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज फार्म लैंड्स और फॉरेस्ट में बी क्लियर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, रोड्स एंड रेलवेज टू मीट द डिमांड्स ऑफ द पीपल। जो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, वहाँ पर कटाई करके उनकी उसमें बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, रोड्स बनाई जाती हैं, रेलवेज़ बनाई जाती हैं, ताकि वो लोगों के डिमांड्स को पूरा कर सके, उनकी नीड्स को पूरा कर सके। Another example is the prairies of the USA and Canada, where the development of roads and railways has converted much of these grassland into extensive farms of wheat and corn. जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है वो यूएसए और कनाडा के प्रेरीज हैं, जहाँ पर रोड्स और जो रेलवेज़ की डेवलपमेंट को कन्वर्ट किया गया है किसमें, ग्रासलैंड में, ताकि वहाँ पर वीट और कॉर्न के बहुत बड़े बड़े फार्म्स बनाए जा सकें। अब ये जो हमारा डाटा है यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन सा एरिया वर्ल्ड में कहाँ कहाँ होता है, कॉन्टिनेंट्स में कितना होता है। जो ब्लू कलर से हैं वो फॉरेस्ट दिखाए गए हैं। देखिए फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहे हैं, अफ्रीका में। सेकेंडली, परमानेंट पास्चर एंड रफ ग्रेजिंग, जो पास्चर एरिया है वो ज़्यादा कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, येलो कलर से दिखाया हुआ है। थर्ड, परमानेंट क्रॉप्स एंड प्लांटेशन, परमानेंट क्रॉप्स कहाँ पर हैं, ये सभी जगह बहुत कम है, लेकिन जो है वो है यूरोप में। रेबल, ये जो है पिंक कलर से शो किया हुआ है, ये भी यूरोप में है मैक्सिमम। नॉन प्रोडक्टिव, ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। Now this table is included in your chapter. You have to learn the maximum use of land. Like we can see, India has the maximum use of land in crops, that is 57%. हम मैक्सिमम वाली कंट्री कर सकते हैं और मिनिमम वाली ये कंट्री कर सकते हैं। हमें टू एरियाज लर्न करने हैं। लाइक मैक्सिमम क्रॉप लैंड इज़ इन इंडिया एंड मैक्सिमम पास्चर इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिमम फॉरेस्ट आर इन ब्राज़ील एंड अदर यूजेस आर इन कनाडा। इसी तरीके से हमें मिनिमम भी इसमें लर्न करना है और आपको ये टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, मे बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।